क्या कभी आपने सोचा है कि जब भी गाड़ी अचानक से रुक जाती है, ब्रेक लगती है, तो आप इस तरीके से आगे हो जाते हो? कभी जब गाड़ी अचानक से एक्सेलरेट होती है, मतलब रुकी हुई गाड़ी जब चलती है और वो भी अचानक से जर्क देके, तो आप पीछे की तरफ ऐसे मूव हो जाते हो? और क्या कभी आपने ये सोचा है कि गाड़ी जब टर्न लेती है तो आप यूं ऐसे करके घूम जाते हो? इन सारी बातों के पीछे फोर्स रिस्पॉन्सिबल है और ये पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं चीजों पे डेडिकेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, जो कि है हाउ फोर्स अफेक्ट मोशन। तो देखो, आता है एक सवाल कि फोर्स क्या होता है। सबसे पहले तो इसको समझते हैं। तो फोर्स क्या होता है कि जो बचपन में तुमने पढ़ा था कि पुश और पुल मूवमेंट, पुश और पुल मूवमेंट इज कॉल्ड। तो हम लोग बोलेंगे कि पुश और पुल मूवमेंट जो होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। और कोई तरीका नहीं है आप फोर्स लगाने का। या तो आप क्या कर सकते हो? पुश कर सकते हो, या तो क्या कर सकते हो? पुल कर सकते हो, खींच सकते हो। तो पुश और पुल मूवमेंट इज कॉल्ड फोर्स। अब ये फोर्स क्या क्या कर सकता है ना, इसके बारे में समझो कि फोर्स क्या कर सकता है कि चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई चीज रुकी हुई है तो आप धक्का लगा के क्या कर सकते हो? उसको मोशन में ला सकते हो। समझ रहे हो? जैसे मान लो एक बॉल है, यहां पे बॉल को फुटबॉलर ने क्या किया? किक किया, तो फोर्स लगाया तो क्या हुआ? ये मोशन में आ गया। या फिर जैसे क्रिकेट वाला बॉल है, उसको आपने बैट से क्या किया? हिट किया, तो इससे क्या हो गया? ये मोशन में आ गया। तो पहले तो हो गया कि चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अच्छा, अगर कोई चीज चल रही है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? फट से ऐसे रोक सकते हैं। जैसे मान लो फुटबॉलर ने उधर से किक किया है ना, तो दूसरा फुटबॉलर क्या करेगा? वो उसको पैर से लाके रोक देगा बॉल को। तो फोर्स लगा के क्या कर सकते हो? आप चलती हुई चीज को रोक सकते हो। मतलब आप ओवरऑल क्या कर सकते हो कि चेंज द स्टेट ऑफ मोशन कर सकते हो। दूसरा है कि अगर आप चाहो तो इसकी स्पीड को स्लो कर सकते हो। जैसे गाड़ी चल रही है, आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने से फ्रिक्शन फोर्स वहां पे एक्ट किया, और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या हो गया? ये स्लो हो गया। चेंज द डायरेक्शन, अगर आप यहां पे क्या करो, मान लो जैसे एक फुटबॉलर ने किक किया, अब दूसरे ने यहां पे पैर लगा के ऐसे हुक कर दिया, ठीक है, तो यहां से क्या हो गया? डायरेक्शन उसका चेंज हो गया। और क्या कर सकते हो? तो आप फोर्स लगा के ना किसी चीज का शेप चेंज कर सकते हो। जैसे देखो, यहाँ पे नींबू था, नींबू पे आपने क्या किया? फोर्स लगाया, अब वो डिफॉर्म हो गया, उसका शेप चेंज हो गया। तो ये तीन चार चीजें फोर्स कर सकता है। तीन चार चीजें नहीं, चार चीजें कर सकता है। इसको भी हम लोग लिस्ट डाउन कर लेंगे, अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होता है। कितने टाइप ऑफ फोर्सेज हम लोग वहां पे पढ़े हैं, जो कि पहले से आप पढ़ते आ रहे हो, 7th 8th में भी आपने पढ़ा हुआ है। मैं इसको वापस रिकॉल करवा देता हूं कि टाइप्स ऑफ फोर्सेज क्या होते थे। देखो, दो टाइप के फोर्स होते थे। एक होता है कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, और एक हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स। पढ़े हो ना ये सब चीजें? नॉन कांटेक्ट फोर्स, याद करो। कांटेक्ट फोर्स में क्या क्या फोर्स होता था? एक तो होता था मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स समझते हो ना, ये मसल्स वाला। अरे ये मस्कुलर फोर्स मतलब जो भी आप हाथ पैर से धक्का लगाते हो, खींचते हो ना, अपने मसल्स के द्वारा ताकत लगाते हो, इसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। अब एक होता है और कांटेक्ट फोर्स में फ्रिक्शन फोर्स, तो हम यहां लिख देते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये दो टाइप के फोर्स हो गया कांटेक्ट के अंदर। नॉन कांटेक्ट के अंदर भी देखो क्या क्या होता है। एक तो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स समझते हो ना, जिसमें कि बिना टच किए फोर्स लगाना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है? अर्थ जो है बिना छुए, बिना कांटेक्ट किए दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? नीचे की तरफ खींच लेता है। सेकंड जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में जानते हो ना, दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। प्लस प्लस वाला रहा तो क्या करेगा? ये रिपेल करेगा। या फिर माइनस माइनस वाला भी रहा तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। और अगर उल्टा पलटा रहा, मतलब प्लस माइनस रहा, माइनस प्लस रहा, अपोजिट चार्जेस रहे ना, तो ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और कौन से फोर्स होते हैं? देखो, एक तो होता है मैग्नेटिक फोर्स, तो यहां लिख देते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? दो मैग्नेट आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। दो पोल्स जैसे हो सकता है, जैसे नॉर्थ नॉर्थ है, तो ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। साउथ साउथ क्या करेगा? रिपेल करेगा। मतलब लाइक जो पोल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और अनलाइक पोल्स क्या करते हैं? जैसे नॉर्थ साउथ रहा, तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। या उल्टा ले लो, साउथ नॉर्थ भी ले लो, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये सब बातें थी टाइप्स ऑफ फोर्सेज के बारे में, जो कि हमको 8 में ही पढ़ा दिया गया है। अब हम इसके थोड़ा बियॉन्ड चलेंगे, जिसको हम बोलते हैं कि बैलेंस फोर्स और नॉन बैलेंस फोर्स, या फिर अनबैलेंस फोर्स। जब भी एक बॉडी के ऊपर बहुत सारे मान लो फोर्स लग रहे हैं, एक बॉडी है जिसपे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, इधर से भी लग रहा है, 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 सब तरफ से फोर्स लगते जा रहे हैं। लेकिन इन सब का फोर्स जो रिजल्ट आएगा ना, इसके बेसिस पे हमको दो टाइप के फोर्सेज पढ़ने हैं। और उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेज।
तो जैसे देखो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, इधर भी मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया और इधर से भी मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगा दिया, तो क्या हो रहा है ना कि दोनों कोई भी जीत नहीं पाएगा। मतलब इसका जो रिजल्ट होगा ना वो क्या होता है, वो रिजल्ट होता है यहाँ पे जीरो। रिजल्ट क्यों जीरो हुआ समझते हो ना, कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन का मतलब होता है। मतलब अगर इधर से इधर जाने को हम पॉजिटिव बोल रहे हैं तो इधर लगने वाले फोर्स को क्या बोलेंगे, निगेटिव। तो यहां पे अगर तुम नेट फोर्स निकालोगे ना, नेट फोर्स निकालने का क्या तरीका है कि एक हो गया +5 और अगला है -5, तो दोनों कट जाएंगे और क्या आ जाएगा फाइनली, जीरो। तो फोर्स चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन का मतलब होता है। और यहां पे अगर नेट फोर्स सब मिला के जो फोर्स का रिजल्टेंट आ रहा है, अगर वो जीरो आता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। और बैलेंस फोर्स जानते हो कभी भी ना मोशन नहीं करवा सकता, या फिर मोशन में रही हुई चीज को रोक नहीं सकता है। अब ये देखो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे टग ऑफ वॉर तुमने सुना होगा ना, ये खेल होता है जिसमें एक रस्सी होती है, दोनों तरफ से खींच रहे होते हैं। मान लो ये भी 100 न्यूटन से खींच रहा है, ये भी 100 न्यूटन से खींच रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, जीरो। और रोप जो है वो किधर भी मूव नहीं करेगा। लेकिन इसके उल्टा अगर ले लो कि अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है ना, कि यहां पे भी क्या होता है, एक सिस्टम ऑफ फोर्सेज लग रहे होते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए इधर मैंने लगाया 5 न्यूटन और इधर से मैं 2 ही न्यूटन लगाऊं, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, देखो +5 - 2, ये तो 3 न्यूटन आ जाएगा। तो ये ऐसे फोर्स जिसका रिजल्टेंट जीरो नहीं होता, नेट फोर्स जीरो नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स। तो देखो यहां पे भी लिखा हुआ है कि फोर्सेज दैट आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स। इससे अच्छा डेफिनेशन ये हो सकता है कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेज on an object is not zero। देखो मैंने यहां पे क्या लिखा कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज, ठीक है, फोर्सेज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो देन इट इज अनबैलेंस फोर्स। चाहो तो लिखते चलो और लिखते ही चलो भाई, चाहो तो नहीं, ठीक है। नोट्स नहीं बनेंगे ना तो आप बाद में रिवाइज नहीं कर पाओगे। अब जैसे देखो यहां पे एक एग्जांपल है कि देखो फ्रिक्शन वाला जो फोर्स है ना, समझाऊंगा फ्रिक्शन क्या होता है। वो क्या कर रहा है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में 30 न्यूटन का लग रहा है, तुमने 80 न्यूटन लगा दिया, तो ये क्या होगा, ये जो बॉक्स है भारी सा ये मूव करेगा इधर साइड। तो क्या हो रहा है, देखो ये चूंकि अनबैलेंस फोर्स था तो ये मूवमेंट करवा दिया। यहां पे देखो एक बॉल था जिसपे कि कोई फोर्स नहीं लग रहा था, आपने अचानक एक फोर्स लगाया जो कि था 120 न्यूटन, तो इसका रिजल्टेंट भी क्या आ गया, 120 न्यूटन, ठीक है। 120 + 0 तो 120 आएगा। तो ये क्या हो गया, ये भी एक अनबैलेंस फोर्स है। और अनबैलेंस फोर्स क्या किया, इसको मूवमेंट स्टार्ट कर दी। तो अनबैलेंस फोर्स जो है ना वो क्या करता है, ये मोशन करवा सकता है, ठीक है, या फिर रोक सकता है। लेकिन बैलेंस फोर्स कभी भी मोशन करवा भी नहीं सकता और रोक भी नहीं सकता। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो यहां पे ना एक एग्जांपल दिया हुआ है, बोला हुआ है कि 2 फोर्सेज 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक लाइंग ऑन अ टेबल। यहां पे दिख रहा है फर्स्ट वाला, तो यहां पे दिया हुआ है, अलग अलग डायग्राम्स दिए हुए हैं। बोलता है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन ईच केस। तो मैं एक केस अगर कंसीडर करूं तो यहां पे फोर्स देखो कितना हो जाएगा, नेट फोर्स। ध्यान देना दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, वो भी पॉजिटिव की तरफ। तो हम क्या बोलेंगे कि 10 + 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 16 न्यूटन। यहां पे देखो इसका तो प्लस है लेकिन इसका क्या है, निगेटिव है। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे जो बी में देख रहे हैं हम लोग कि नेट फोर्स जो होगा ना वो होगा 10 प्लस में और माइनस में क्या रहेगा, 6, जो कि होगा 4 न्यूटन। 4 न्यूटन किधर, तो इस डायरेक्शन में, टुवर्ड राइट। अब अगर सी देखो यहां पे, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, एफ नेट अगर निकालूं तो देखो ये वाला तो पॉजिटिव होता है, तो हम क्या बोलेंगे +6, और इधर से क्या हो जाएगा -10, तो ये आ जाएगा -4 न्यूटन। और माइनस का मतलब है कि इसका डायरेक्शन जो है इस तरफ है, इस तरफ, ठीक है। तो ये एग्जांपल से आपको समझ में आ गया कि हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं और कब जीरो होता है कब नॉन जीरो होता है, ये बातें समझ में आ गई। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। देखो पॉज एंड पॉन्डर में ना कुछ क्वेश्चंस पूछा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है कि अ वेट लिफ्टर लिफ्ट अ बारबल, दिख रहा है ये वेट लिफ्टर जो है बारबल को लिफ्ट कर रहा है, और लिस्ट 2 फोर्स दैट आर एक्टिंग ऑन द बारबल। और क्या बोला हुआ है कि आर दिस फोर्सेज बैलेंस इफ द लिफ्टर कीप द बारबल स्टेडी। अगर मान लो जो लिफ्टर है ना वो इसको स्टेडी रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। ऐसे केस में देखो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड साइड में तो क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है,
और ऊपर साइड में क्या लग रहा है, मस्कुलर फोर्स लग रहा है, समझ रहे हो ना। अपवर्ड में क्या हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में मस्कुलर लग रहा है, और डाउनवर्ड में क्या लग रहा है, डाउनवर्ड में ग्रेविटी लग रही है। तो लिख देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और दोनों इक्वल है तभी ना वो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज बैलेंस फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स। क्या ये बात समझ में आ गई ये वाला एग्जांपल से? देखो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या बोला हुआ है कि देखो आर और एस नाम का दो प्लेयर हैं, और बोला हुआ है कि दोनों आर्म रेसलिंग कर रहे हैं। आर्म रेसलिंग समझते हो ना, ऐसे करके जो आप करते हो। और यहां पे क्या हो रहा है कि क्या ये फोर्सेज, अच्छा क्या बोला हुआ है पहले और समझ लें कि एट द इंस्टेंट व्हेन द आर्म टिल्ट टू द फ्रंट पोजीशन, फ्रंट पोजीशन पे टिल्ट हो रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, अगर ये इधर आ रहा होगा तब ये एस जीत रहा है, एस ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तो क्या ये बैलेंस है? हम बोलेंगे नो। अगर बैलेंस होता ना तो किधर भी टिल्ट नहीं होता, बिल्कुल बीच में रहता, तो हम क्या बोलेंगे कि नो, दिस इज नॉट अ बैलेंस फोर्स। तो यहां पे देखो लिख रखा है आंसर में कि नो, द फोर्सेज आर नॉट बैलेंस, द फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेयर आर इज लार्जर, नहीं आर नहीं होगा, एस लार्जर है, ठीक है। ये एस जीत रहा है ना, फ्रंट में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि एस जो है यहां पे क्या हो रहा है, जीत रहा है, ठीक है। ये विजुअलाइज कर पा रहे हो ना, यहां पे डायग्राम पे मैंने दे रखा है, तो बताओ कौन जीत रहा है, एस जीत रहा है, ठीक है। तो ये यहां पे हो गया सॉल्व। अब देखो यहां पे एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी में क्या बोलता है ना कि आप यहां पे एक रबर बैंड ले लो, एक 10 रुपए का मान लो 4 ऐसे क्वाइन ले लो, एक टेप ले लेना, कुछ यहां पे चीजें बोला हुआ है जैसे कि वुडन टेबल टॉप ले लो, सीमेंटेड फ्लोर समझ लो, लेमिनेटेड टेबल टॉप ले लो, और पॉलिश्ड मार्बल के यहां पे टाइल्स का टुकड़े ले लेना। क्या क्या बोला है, एक तो आपको लकड़ी का टेबल ले लेना है, लकड़ी का टेबल जो होता है ऊपर का टॉप, सीमेंटेड फ्लोर, फ्लोर नीचे का ले लो आप, और एक क्या ले लोगे कि लेमिनेटेड टॉप, जो एक मान लो एक टेबल है, टेबल के ऊपर एकदम वेल पॉलिश एकदम किया हुआ लेमिनेटेड टेबल टॉप है, और एक मार्बल का यहां पे पीस ले लेना है। उसमें आप क्या करो ना, ऐसे गुलेल जैसा बना लो, दिख रहा है ये रबर क्या लेके ऐसे उंगलियों पे ऐसे लटका के और ऐसे गुलेल बना लो, ठीक है। गुलेल बना के ना आप क्या करना कि वहां पे चारों क्वाइन को ना ऐसे करके लपेट के एक टेप में ऐसे जोड़ दो, दिख रहा है इस तरीके का डायग्राम, देखो इस तरीके का। और क्या करना, इसको छोड़ दो अलग अलग सरफेस पे, जैसे वुडन पे छोड़ोगे ना तो देखोगे कि कुछ ही दूर तक जा पाया आपका जो स्टैक था ना बना हुआ क्वाइन का। फिर आप सीमेंटेड फ्लोर पे रखोगे ना तो देखोगे कि थोड़ा और दूर तक जा पाया, गुलेल से ऐसे ऐसे करके मारोगे ऐसे करके। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक लेमिनेटेड टॉप पे देखोगे तो देखोगे कि थोड़ा और दूर चला गया। डिस्टेंस हर बार हम लोग चेक कर रहे हैं। अगर मार्बल, पॉलिश्ड मार्बल पे तुम अगर फेंकोगे ना इसको गुलेल के तरीके से तो देखोगे कि और दूर चला गया। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन डिपेंड करता है सरफेस पे कि सरफेस कैसा है आपका। अगर सरफेस बहुत उबड़ खाबड़ है जैसे वुडन वाला टॉप था तो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। मतलब यहां पे हमको क्या समझाना चाह रहे हैं लोग कि फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है ना, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो पॉलिश ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। कि सरफेस कितना पॉलिश्ड है इस बात पे डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है। ओके, तो ये एक एक्टिविटी थी जो आपको समझा रहा है कि देखो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। नहीं पढ़ना है हम लोग को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये हम लोग को अपर क्लासेज में पढ़ना है। बस मैं यूं बोल गया कि देखो ये हम लोग को बताता है कि इस बात पे भी डिपेंड करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कि वो सरफेस कितना स्मूथ है। ओके, अब देखो एक नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। यहां पे हम लोग को क्या बोला हुआ है ना कि तुम एक यहां पे स्प्रिंग बैलेंस ले लो और वुडन ब्लॉक ले लो। अब तुम इसको हल्का खींचोगे ना तो देखोगे यहां पे कुछ रीडिंग आएगा, समझ रहे हो ना। अगर रीडिंग आ रहा है तो हम लोग को क्या बता रहा है कि ये अलग अलग सरफेस पे, जैसे मैं यही चीज ना अलग अलग जगह पे ट्राई कर रहा हूं। कहां पे ट्राई कर रहा हूं, देखो तो मैं इसको सीमेंटेड फ्लोर पे भी ट्राई कर रहा हूं, लेमिनेटेड टॉप वाले पे भी ट्राई कर रहा हूं, पॉलिश वाले पे भी कर रहा हूं, वुडन वाले पे भी कर रहा हूं। तो मैं देख रहा हूं ना कि सबसे ज्यादा जो रीडिंग आ रही है ना वो वुडन वाले पे आ रही है। मतलब वुडन वाला जो सरफेस था ना वो ज्यादा, उसके पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है मुझे खींचने में। ठीक है, एक अगर पॉलिश वाले पे करो तो थोड़ा रीडिंग कम आएगी, मतलब कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है दोनों एक्टिविटी में वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका सरफेस कितना पॉलिश्ड है। ओके, तो यही दोनों एक्टिविटी थी, ये बुक की एक्टिविटी है, इसलिए हम लोग को इसको देखना चाहिए था, समझना चाहिए था। अब देखो दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था गैलीलियो और न्यूटन। ये दोनों की बात, अगर फोर्स की बात हो रही है, मोशन की बात हो रही है, और इन दोनों की बात अगर ना हो ना तो ये पूरा का पूरा चैप्टर अधूरा है। गैलीलियो का कंट्रीब्यूशन देखो क्या था,
उन्होंने बताया कि देखो एक बॉडी को ना हॉरिजॉन्टल लाइन में चलने के लिए ना एक्स्ट्रा कोई फोर्स की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कोई फोर्स नहीं। अगर आप उसके फ्रिक्शन को अवॉइड कर दो, मत सोचो, एयर फ्रिक्शन को मत सोचो, तो एक सीधी लाइन में चलने के लिए, हॉरिजॉन्टल टेबल पे चलने के लिए ना एक्स्ट्रा कोई फोर्स की जरूरत नहीं अगर वो चल रहा है तो। और न्यूटन का क्या कहना था, इसी चीज को न्यूटन ने आगे चल के बताया कि देखो कोई चलती हुई चीज तब चलती ही रहना चाहती है, ठीक है, जब तक उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाया जाए। अगर कोई चीज रुकी है तो रुकी ही रहना चाहती है जब तक कि कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाया जाए उन चीजों पे। तो ये तो था न्यूटन का कहना, न्यूटन जिसको बोलते थे इनर्शिया, कि देखो हर बॉडी के अंदर ना एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर एक छुपी हुई प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं इनर्शिया। वो अपने ही स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। और ये फोर्स कौन सा होना चाहिए ना, ये अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए, एक्सटर्नल होना चाहिए, इनके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो गैलीलियो का जो टाइम था ना, ये था 1564 से लेके 1642 तक, और उसके बाद न्यूटन का एरा स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और न्यूटन ने उसके बाद फिर तीन हम लोग को लॉ दिए जो हम लोग को आगे पढ़ना है। तो ये था गैलीलियो और न्यूटन का जो कंट्रीब्यूशन, जिसको कम शब्दों में इस तरीके से बताया जा सकता है, जो कि बुक में दिया हुआ है। अब आते हैं हम लोग कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ये क्या बोलता है। देखो इसका स्टेटमेंट क्या है ना, कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन अ एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। क्या मतलब हुआ, समझाता हूं। बोलता है एक बॉडी रुकी है तो रुकी ही रहना चाहती है, और अगर वो चल रही है ना तो ये यूनिफॉर्म मोशन में सीधी लाइन में चलते रहना चाहती है। कब तक, कि जब तक कि उस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। अब ये एक्सटर्नल होना चाहिए और अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए। इसके पीछे भी ना एक अच्छा सा मैं आपको समझाता हूं कि कैसे हुआ। सपोज कि तुम्हारी गाड़ी कहीं पे, कार जो है रुक गई है, खराब हो गई है, और तुमने अपने दोस्तों को बोला कि यार चलो धक्का लगाना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी आगे नहीं जा रही है। उसमें से एक आपका बेवकूफ दोस्त जो है ना, वो क्या कर रहा है, अंदर ही बैठे बैठे धक्का लगा रहा है अगली सीट को। आपको क्या लगता है गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि ये एक्सटर्नल नहीं है। एक तो एक्सटर्नल वाली बात समझ में आ गई कि भाई बाहर निकल के, गाड़ी से बाहर निकलो और धक्का लगाओ, तब गाड़ी चल सकती है। अब सेकेंड सिचुएशन समझते हैं कि तुमने फिर से बोला कि यार गाड़ी रुक गई है, चलो धक्का लगाना पड़ेगा। तुम्हारे दो दोस्त निकले बाहर और बोले यार मैं आगे से धक्का लगाता हूं, तुम पीछे से धक्का लगाओ, और दोनों एक दूसरे की तरफ धक्का लगा रहे हैं। तुमको लगता है गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये कैसा हो गया, ये बैलेंस फोर्स हो गया है। क्या आपको बात समझ में आ गई कि ये फोर्स तो लगाना है लेकिन वो एक्सटर्नल होना चाहिए और ये अनबैलेंस होना चाहिए। तो ये था अपना न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है ना, बेसिकली इनर्शिया के बारे में बताता है। उनका कहना है कि अगर एक बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहना चाहती है, चल रही है तो चलती ही रहना चाहती है, सीधी लाइन में चलना चाहती है, यूनिफॉर्म मोशन में चलना चाहती है। कब तक? जब तक कि आप उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाओ। तो ये बातें हम लोग समझ चुके हैं, है ना। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया के बारे में बताता है। अब इनर्शिया क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो इनर्शिया क्या होता है, यहां लिखता हूं। तो देखो इनर्शिया के बारे में क्या लिखा हुआ है कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच अपोज द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन। वो स्टेट ऑफ चेंज को भी पसंद नहीं करता, है ना, और डायरेक्शन का भी चेंज होना पसंद नहीं करता। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। अब ये इनर्शिया दो टाइप के होते हैं। एक तो हो गया, तीन टाइप के होते हैं। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये तीनों इनर्शिया क्या क्या है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब देखो यहां पे मैं आपको ना एग्जांपल देना चाहता हूं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। कि सपोज हम लोग, गाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी पे हम लोग बैठे हुए हैं आराम से, और अचानक गाड़ी आगे बढ़ जाती है, ठीक है, अचानक स्टार्ट हुई और आगे बढ़ गई। तो ऐसे में क्या होता है, हम पीछे की तरफ जर्क हो जाता है, हमें फील होती है, इस तरीके से ऐसे पीछे चल जाते हो। तो ये जो चीज होती है ना, इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब हमारी बॉडी कार के साथ, ठीक है, हमारी लोअर बॉडी क्या थी, रुकी हुई थी, रेस्ट पे थी। बट जैसे ही आप कार आगे बढ़ी, हमारा लोअर बॉडी मोशन में आ गया, बट अपर बॉडी अभी भी रुका हुआ है। तो हमको क्या फील होता है कि ये हम यहीं हैं और हमारा लोअर बॉडी आगे चला गया, मतलब हमको पीछे फील होता है ऐसे। अब सोचो कि वापस यही गाड़ी पे हम लोग जा रहे थे, गाड़ी चल रही है, अचानक ब्रेक लगाना पड़ गया। अचानक जब ब्रेक लगाते हो तो आप आगे की तरफ ऐसे झुक जाते हो। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन समझो। देखो गाड़ी चल रही है, हमारी लोअर बॉडी जो कि कार से कनेक्टेड है, समझो ना, सीट पे हम बैठे हुए हैं तो हमारी लोअर बॉडी भी कार से कनेक्टेड है। तो लोअर बॉडी मोशन में है और अपर बॉडी भी मोशन में थी।
बट जैसे ही गाड़ी रुक गई तो हमारा अपर बॉडी तो मोशन में ही रहा, लेकिन लोअर बॉडी रुक गया क्योंकि लोअर बॉडी कार के साथ कनेक्टेड था। तो हमको ऐसा फील हुआ कि हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, और हम आगे जर्क हमको महसूस होती है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में तो तुम जानते हो कि गाड़ी अगर शार्प टर्न ले लेना तो हम ऐसे ऐसे झुक जाते हैं ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये तीनों फेनोमेना पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया ना कि ऐसा क्यों होता है, तो आप उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाओगे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जो भी आपको वहां पे सुटेबल लगता है उसको एक्सप्लेन करो। तो इनर्शिया की बात हो गई, और जानते हो इसीलिए फर्स्ट लॉ को ना हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम क्या है कि लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब देखो एक और एग्जांपल होता है जिसमें कि हम एक ग्लास नीचे रखते हैं, ऊपर एक कार्डबोर्ड लगा होता है और कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन रख देते हैं, और कार्डबोर्ड को आप सडन यहां पे फोर्स दोगे ना तो कार्डबोर्ड आगे चला जाएगा और सिक्का वहीं गिर जाएगा। ये क्या बताता है कि ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कॉइन जो था वो रेस्ट पे था, अचानक आपने मोशन किसको दिया, कार्डबोर्ड को दिया, तो कार्डबोर्ड आगे चला गया बट कॉइन वहीं पे गिर जाता है। और इसी चीज को यहां पे बताते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया के थ्रू, और इस चीज को हम बोल सकते हैं कि कॉइन इसलिए गिर गया नीचे क्योंकि वो रेस्ट पे था और लॉ ऑफ और इनर्शिया ऑफ रेस्ट यहां पे काम कर रहा है। अब देखो ये पॉज एंड पॉन्डर का कुछ क्वेश्चन है, ये सब भी हम लोग यहां पे सॉल्व करते हैं। क्या बोला हुआ है ना कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी समझते हो ना कि भाई उसकी वेलोसिटी नहीं बदल रही है। इज देयर अ नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन इट, क्या उस पर कोई नेट फोर्स लग रहा है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नेट फोर्स कितना होता है, जीरो। हम क्या बोलेंगे, नेट फोर्स यहां पे होता है जीरो, मतलब कोई भी फोर्स यहां पे नहीं लग रहा है, कोई भी नेट फोर्स यहां पे नहीं लग रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे क्या बोलता है कि सपोज नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल। कौन कौन से सिचुएशन पॉसिबल हैं बताओ। अगर नेट फोर्स जीरो है तो ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट इफ एट रेस्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, कब, जब नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब पहला ऑप्शन तो सही है भाई। सेकंड क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट कीप मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इफ ऑलरेडी मूविंग। ये भी बात सही है कि अगर एक बॉडी मूव कर रही थी, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही थी, तो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करते रहेगा अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, कोई भी नेट फोर्स नहीं लगता है। तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। लेकिन थर्ड में देखो क्या बोला हुआ है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए तो भाई फोर्स होना चाहिए, बट इन्होंने तो बोला है कि नो नेट फोर्स, तो ये वाला बात ना गलत हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन यहां पे क्या हो गए, सही हो गए क्वेश्चन नंबर 4 के। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बोलता है कि इन द रियल वर्ल्ड इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ सिचुएशन वेयर नो फोर्स आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। कभी भी ऐसा नहीं होता है ना रियल सिचुएशन में कि कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, बट बाय अप्लाइंग एडिशनल फोर्सेज अ कंडीशन कैन बी अचीव वेयर द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं ना, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कि यहां पे मान लो दो बच्चे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के खींच रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, तो इस सिचुएशन में ना नेट फोर्स हो जाएगा अपना कितना, जीरो। ठीक है, जीरो क्यों हो गया, क्योंकि देखो अगर मैं इधर साइड से खींच रहा हूं तो इधर साइड को मैं प्लस ले लेता हूं, समझ रहे हो, इधर साइड वाले को प्लस ले लेता हूं, तो अपोजिट साइड वाले को क्या ले लूंगा, माइनस। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आएगा ना। तो नेट फोर्स कितना आ गया, जीरो आ गया। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मान लो एक बॉक्स है, इस बॉक्स को तुम अगर खींच रहे हो ऐसे करके, ठीक है, और ये नहीं खिंचा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितना फोर्स तुम लगा रहे हो ना उतना ही फोर्स ये भी लगा ले रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। तो इस तरीके के ना एग्जांपल्स हम लोग यहां पे बना के बता सकते हैं। ठीक है, तो पॉज एंड पॉन्डर के ये तीनों क्वेश्चन यहां पे सॉल्व हो गए। अब देखो सेकंड लॉ स्टार्ट करने के पहले ना हम लोग को पढ़ना पड़ेगा मोमेंटम क्या होता है, क्योंकि मोमेंटम टर्म का यूज आएगा सेकंड लॉ में। तो मोमेंटम क्या होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो बताता है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, और जो मोमेंटम होता है ना ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी आ गई ना, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो मोमेंटम क्या हो गया कि मास इंटू मोमेंटम को ना पी से डिनोट करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जो जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लो एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg और वो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो बताओ इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा। तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास हो गया 2 और वेलोसिटी कितनी है 10, तो ये हो जाएगा 20 kg मीटर पर सेकेंड, ये इसका यूनिट होता है।
तो मोमेंटम कितना आ गया 20 केजी मीटर पर सेकेंड। अब ये मोमेंटम को हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि मोमेंटम अगर मान लो मुझे बार बार मास इंटू वेलोसिटी बोलना है तो मैं उसको एक टर्म में बोलूंगा मोमेंटम। ओके, और ये मास इंटू वेलोसिटी का ना जो कॉन्सेप्ट है ना, ये फोर्स में बहुत यूज होता है। तो ठीक है, अगर मैं मान लो बोलता हूं कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम तो होता है मोमेंटम फाइनल वाला माइनस मोमेंटम इनिशियल। एग्जांपल लेके समझाता हूं, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। पहले जैसे मैं क्या हुआ ना कि मैं एक बॉक्स है जिसको मैंने एक धक्का दिया तो इसके अंदर वेलोसिटी कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। ये 2 केजी का मास था और थोड़ा दूर जाते जाते ना इसकी वेलोसिटी कम हो गई, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, मान लो 2 मीटर पर सेकंड और मास तो वही है 2 केजी। तो बताओ कि पहले इनिशियल मोमेंटम कितना था, मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, पीआई मतलब समझ लो ना इनिशियल मोमेंटम। तो ये हो गया 2 और यहां पे 10 मतलब 20 केजी मीटर पर सेकंड। यहां पे फाइनल मोमेंटम देखते हैं कितना आता है। फाइनल मोमेंटम मतलब अगेन मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है 2 और वेलोसिटी कितनी है 2, तो दिस इज 4 केजी मीटर पर सेकंड। सो बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम कितना था 4 और इनिशियल कितना था 20, तो ये कितना आ जाएगा -16 केजी मीटर पर सेकेंड। तो आपको चेंज इन मोमेंटम का बात समझ में आ गया, गुड। अगर ये चेंज इन मोमेंटम समझ में आ गई तो हम लोग एक और चीज समझते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। ये भी एक टर्म है जिसको समझना बहुत जरूरी है। देखो यहां पे समझाता हूं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। बोलता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, फोर्स जो एक्सटर्नल हो वो जीरो है, मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे एक सिस्टम पे, तो इनका जो मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है, ये बदलता नहीं है। जैसे मान लो क्या हुआ कि मान लो मैंने एक बंदूक ली, ठीक है, ये रहा बंदूक, बंदूक से गोली चली, तो गोली चली तो इसका जो इसमें कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, अंदर से ही एक बैरल जो है आके हिट कर रहा होगा। और मान लो इसका मास दिया हुआ है गोली का 20 ग्राम और इसका मास बंदूक का मास है मान लो 2 केजी, ठीक है, और वेलोसिटी जो है ना बुलेट की ये है मान लो 50 मीटर पर सेकेंड। तो बोलता है कि बताओ इसका रिक्वाइल वेलोसिटी कितना होगा, फाइंड रिक्वाइल वेलोसिटी। अब रिक्वाइल वेलोसिटी समझते हो क्या होता है, जब भी आप गन चलाते हो ना तो पीछे की तरफ ऐसे गन पीछे होता है, ऐसे गोली चली आगे और ये ऐसे पीछे हुआ, मूवीज में आपने देखा होगा, तो इसको बोलते हैं रिक्वाइल वेलोसिटी। अब बोलता है कि बताओ कैसे करें, तो हम क्या बोलेंगे ना कि मोमेंटम जो होता है वो तो कंजर्व रहेगा। कंजर्व क्यों रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो था, तो मोमेंटम यहां पे क्या हो गया कंजर्व। तो अगर मोमेंटम कंजर्व हो गया मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा जीरो। तो देखो अगर मोमेंटम कंजर्व है तो हम क्या बोलेंगे कि मोमेंटम फाइनल इज इक्वल टू मोमेंटम इनिशियल। अब फाइनल मोमेंटम में देखो क्या हुआ कि जब गोली चल गई ना, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो फाइनल हो गया। गोली जब नहीं चली थी तो इनिशियल था, तो हम क्या बोलेंगे मोमेंटम बिफोर फायरिंग, मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। आफ्टर फायरिंग क्या हुआ है जो कि फाइनल वाला बात है। तो देखो बुलेट जो है वो चल रहा है 20 ग्राम इंटू 50 कर दोगे, मास इंटू वेलोसिटी, प्लस इधर क्या है भाई साहब, तो हम बोलेंगे कि देखो इधर है 2 किलो मतलब क्या हो गया 2000 ग्राम, और उसकी वेलोसिटी नहीं पता तो v लिख देना, इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो। और ध्यान रखना ये रिक्वाइल वेलोसिटी तो इधर होगा, तो इसको हमको क्या लेना चाहिए माइनस v लेना चाहिए। तो ये आ गया 100 नहीं 1000 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा 2000 इंटू वी इज इक्वल टू जीरो। क्या हम यहां से v कैलकुलेट कर सकते हैं, तो रिक्वाइल वेलोसिटी कितना आ जाएगा, देखो तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और यहां पे v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 डिवाइडेड बाई 2000 जो कि होता है 0.5 मीटर पर सेकेंड आएगा इसकी रिक्वाइल वेलोसिटी गन की, ठीक है। तो इस तरीके का हम लोग क्या बोलते हैं ना कि मोमेंटम यहां पे कंजर्व हो गया। एक और क्वेश्चन लेना चाहता हूं, जैसे मान लो कि यहां पे 2 बॉल्स हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे और इसका मास है मान लो 2 किलो, इसका मास ले लेते हैं 3 किलो। ये आ रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से और ये इधर आ रहा था मान लो 3 मीटर पर सेकेंड से। दोनों आपस में आके क्या हो गए टकरा गए।
टकराने के बाद क्या हुआ ना, ये बॉल इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ये 2 किलो वाला बॉल। तो बताओ कि ये वाला बॉल किधर और कितने स्पीड में जाएगा। तो हम बोलेंगे ये ए था और ये बी है। फाइंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ बॉल बी। ठीक है, बॉल बी का हम लोग को किधर होगा स्पीड और कितना होगा डायरेक्शन, ये बतानी है। तो चलो सोचते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना ना, आप अज्यूम कर लेना कि भाई ये किधर जा रहा होगा। तो हम अब मान के चलते हैं कि शायद ना ये इधर ही जा रहा होगा। ये गलत भी हो सकता है मेरा अजम्पशन। अगर मेरा अजम्पशन गलत आया तो आंसर वी की वैल्यू निगेटिव आएगी, और निगेटिव आएगी तो हम समझ लेंगे कि भाई वो अजम्पशन गलत है। तो फिलहाल मैं मान लेता हूं कि ये इधर जा रहा होगा, उसकी वेलोसिटी वी होगी। तो मैं देख रहा हूं कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और यहां पे क्या ले लिया मैंने, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब देखो बिफोर कोलिजन क्या था, दोनों का मोमेंटम को जोड़ना पड़ेगा। तो देखो यहां आ जाएगा 2 × 5, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो ये पहले वाले का कितना हो जाएगा, देखो ये, और दूसरे वाले का क्या आ जाएगा ना कि 3 × -3 क्यों लिख रहा हूं समझ में आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी इस तरफ है, इस तरफ को हम निगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे लिखेंगे 2 × 2, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी, प्लस बी का मास तो जो है 3 किलो है, तो हम क्या बोलेंगे कि 3 × v। और v क्यों पॉजिटिव ले रहा हूं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन इसी तरफ है। तो यहां पे आ गया 10, यहां पे आ गया -9 इज इक्वल टू, यहां पे आ गया 4, और यहां पे हो गया 3v। यहां पे आ जाएगा -1, नहीं यहां पे आ गया 1 - 4 इज इक्वल टू 3v। ये आ गया -3 इज इक्वल टू 3v। v की वैल्यू आ गई -1। अब देखो v अगर माइनस में आ रहा है तो मैंने क्या बताया था कि हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, ये वेलोसिटी इधर नहीं होनी चाहिए, ये इधर होनी चाहिए थी। तो मैं इस बात को ना स्टेटमेंट में लिखूंगा कि निगेटिव साइन तो क्या बता रहा है कि देखो निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, बॉल बी विल गो इन लेफ्ट डायरेक्शन। हम लोग जो कि सोच रहे थे कि राइट में जाएगा। तो अजम्पशन रॉन्ग होना क्वेश्चन का गलत होना नहीं होता है। ठीक है, आप कुछ भी मान लेते हो क्योंकि आपके पास कैलकुलेशन नहीं है स्टार्टिंग में, तो आप कुछ भी मान के सॉल्व करते हो। अगर आपका अजम्पशन सही हुआ तो पॉजिटिव आएगा, नहीं तो ये निगेटिव आएगा। तो क्या ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गए। देखो अब हम लोग देखते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ हम लोग को ये बोला हुआ है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को तो याद है हम लोग ऐसे लिखते थे कि डेल्टा पी। जब भी रेट ऑफ चेंज बोलेगा ना तो आपको क्या करना है, चेंज इन टाइम भी लेनी है। तो क्या बोलता है कि रेट ऑफ चेंज, इसको क्या बोलोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो क्या बोला हुआ है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अब देखो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हटाना है ना और उसको इक्वल टू लिखनी है तो आपको एक के की वैल्यू लिखनी पड़ती है, मतलब एक कांस्टेंट यहां पे इंट्रोड्यूस करना होता है। और इस कांस्टेंट की चूंकि वैल्यू यहां पे 1 होती है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब सोचो डेल्टा पी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टी माइनस 0। चेंज इन टाइम क्या बोलेंगे कि टी माइनस जो कि स्टार्टिंग वाला टाइम था, जो कि 0 टाइम था, इज इक्वल टू एफ है। अब फाइनल मोमेंटम में क्या बोलोगे, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल में क्या बोलोगे, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। याद है ना मोशन में पढ़ा था, v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, और यहां पे t माइनस 0 को क्या बोलोगे, t बोलोगे। दिस इज इक्वल टू f। अब अगर यहां पे मैं लिखूं कि मास को कॉमन ले लूं तो यहां पे क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। और ध्यान से देखो एक फॉर्मूला पढ़ा था तुमने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या तुम यहां से लिख सकते हो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। सो v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए बोल सकते हैं। यही बात मैं यहां पे पुट करने वाला हूं। तो क्या आ जाएगा, m इंटू ए इज इक्वल टू क्या आ गया, फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ध्यान रखना यहां पे मास इज कांस्टेंट, मास जो है ना वो कांस्टेंट है।
मास अगर कांस्टेंट नहीं होता ना तो फिर बात कुछ और होती, बट यहां पे हर जगह पे हमको मान के चलना है कि मास इज कांस्टेंट, मास नहीं बदल रहा है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। और यही फोर्स का फॉर्मूला है जो कि हम लोग पूरे एक्सरसाइज में ना इस चीज को यूज करेंगे। और यही था अपना न्यूटन का सेकेंड लॉ। क्या ये सेकेंड लॉ आपको समझ में आ गया? अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं इस पे। देखो एक एग्जांपल का क्वेश्चन यहां पे लिया हुआ है कि एक वेट लिफ्टर है, और वेट लिफ्टर इज होल्डिंग अ बारबल, दिख रहा है, होल्डिंग अ बारबल विथ मास 10 kg फिक्स्ड ऑन ईच साइड ऑफ अ बार। जैसे यहां पे होता है ना, यहां पे देखो दोनों साइड में क्या है कि 10-10 किलो का प्लेट लगा हुआ है, और जो बार है ना, बार का भी अपना एक वेट है 10 kg। मतलब टोटल वेट, टोटल मास कितना हो गया, मास इज इक्वल टू हो गया 10 प्लस 10 प्लस 10, कितना हो गया 30 kg। अब क्या बोलता है कि ये किधर एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड, और इसको लिफ्ट करने वाला इंसान कैसा होगा, ऐसे करके लिफ्ट कर रहा होगा, है ना। तो लिफ्ट करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, देखो जितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है ना, ग्रेविटी जितना जो फोर्स लगा दी है उतना ही फोर्स मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि पहले है ग्रेविटी, इस पे कितना फोर्स लगा दिया, तो ग्रेविटी का जो फोर्स है वो होता है होगा कि टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन यहां पे हमको जी लिखना पड़ता है, क्योंकि ग्रेविटी जब एक्सेलरेशन लगाती है ना तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है वो, और उसकी वैल्यू होती है 9.8। तो मास हो गया यहाँ पे 30 kg एंड दिस इज 9.8। अगर आप कैलकुलेशन करो तो 8 या 24 बचा 2, 9 या 27, 28, 29, इतना न्यूटन फोर्स लगा रहा है कौन, ग्रेविटी। तो अगर हमको इसको होल्ड करके रखना है ना, स्टडी रखनी है, तो इसका मतलब है मस्कुलर फोर्स भी सेम होना चाहिए। तो मस्कुलर फोर्स जो होगा ना, मस्कुलर फोर्स जो होगा वो भी कितना लगाना पड़ेगा, 294 न्यूटन। क्या ये आपको समझ में आ गया कि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को ही मस्कुलर फोर्स यहां पे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर हमको इसको होल्ड करना है तो जितना जोर से ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है उतना ही जोर से हमको अपने मसल्स के द्वारा भी हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वो फोर्स कितना होगा, 294 न्यूटन। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बोलता है कि अ स्टूडेंट इज ट्राइंग टू पुश अ स्टेडी ब्लॉक, स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ 25 kg। मान लो यहां पे एक ब्लॉक है जो 25 किलो का ब्लॉक है, और एक स्टूडेंट इसको पुश करना चाह रहा है हॉरिजॉन्टल टेबल पे, इधर से फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। बोलता है द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिंग दिस मोशन इज 50 न्यूटन। और पता है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ना वो हमेशा मोशन को अपोज करता है, और वो कितना है, 50 न्यूटन है। बोलता है डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इन 2 सेकेंड इफ राहुल पुश इट विद अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। देखो अब मैं इसको अगर 50 न्यूटन फोर्स लगाऊं, मैं मतलब मेरा नाम भी राहुल है और क्वेश्चन में भी राहुल था, तो एनीवे बोलता है कि 50 न्यूटन अगर मैं फोर्स लगाऊं और फ्रिक्शन भी 50 लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि द बॉक्स विल नॉट मूव। क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि ये तो एक बैलेंस फोर्स है, बिकॉज इट इज अ बैलेंस फोर्स। ये एक बैलेंस फोर्स बन गया, देख रहे हो, 50 न्यूटन इधर से, 50 न्यूटन उसके अपोजिट में भी, तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। बट सेकेंड सिचुएशन को देखो, ये हो गया फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन में बोलता है कि मान लो कि यही ब्लॉक है जो कि 50 न्यूटन का अपोजिंग फोर्स लगा सकता है, और तुम लगा रहे हो 55 न्यूटन, ठीक है, और ब्लॉक कितने का था, 25 किलो का था। तो बोलता है कि बताओ, क्या पूछा है कि 2 सेकंड में कितना मूव करेगा, ठीक है, टाइम यहां पे मेरे पास है 2 सेकंड। तो पहले तो सोच लो कि नेट फोर्स कितना हो जाएगा। देखो ध्यान से, नेट फोर्स कितना आएगा, 55 मतलब 55 माइनस 50 करना पड़ेगा, ये आ गया 5 न्यूटन। अब आपको पता है ना कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स, नेट फोर्स कितना है, 5 है, मास कितना है 25 kg। तो क्या हम यहां से A निकाल सकते हैं? तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 5/25, ये कितना हो जाता है 1/5, ठीक है, 1/5 मिल गया। यहां लिखता हूं, A की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको क्या चाहिए, पहले ब्लॉक जो है वो रुका हुआ था तो U 0 हो गया। अब आपको ना S चाहिए, और टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड। तो अब आप मोशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। याद करो मोशन में आप ये सब पढ़ के आए हो, और अगर आप नहीं पढ़े हो ना तो मेरा मोशन वाला चैप्टर जरूर देख के आना।
यहां पे u की वैल्यू कितनी थी 0 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू है 1/5 और टाइम कितना है 2 सेकेंड, 2 ही सेकेंड था ना। हाँ, तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ये बन जाएगा देखो 0 प्लस 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो यहां पे आ जाएगा 2/5। मतलब s की वैल्यू कितनी आ गई 2/5 मीटर, जिसको तुम बोल सकते हो 0.4 मीटर। तो ये हो गया अपना s की वैल्यू, यही आपसे पूछा भी था। तो ये अपना सेकंड वाला सिचुएशन में s हम लोग को मिल जाएगा। फर्स्ट वाले में तो मिला ही नहीं क्योंकि बॉडी तो डिस्प्लेस ही नहीं हो रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि स्पोर्ट्स कार ऑफ मास 1500 kg इज मूविंग टुवर्ड ईस्ट एंड इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन। यहां पे दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बोलता है कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन कार ड्यूरिंग 0 सेकेंड टू 5 सेकेंड। 0 से 5 सेकेंड में हम लोग को बताना है कि फोर्स कितना लगा होगा। तो आपको पता है फर्स्ट वाला सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम लोग को ना 0 से 5 सेकेंड में एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा। और आपको पता है एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ता था अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दी हुई है तो। इसके लिए हम लोग को यहां लिखता हूं, ठीक है, कि एक्सेलरेशन अगर फाइंड करनी है ना, एक्सेलरेशन हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन कहां से मिलेगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ का स्लोप कैसे मिलेगा, देखो स्लोप के लिए हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब ये ट्रायंगल को ध्यान से देखो, कौन सा ट्रायंगल ध्यान से देखोगे, देखो ये वाला, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको। ये ट्रायंगल को अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो यहां पे जो परपेंडिकुलर है वो है 10 और बेस कितना है 5 है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मिल गया, मास तो पता था अपने को कि 1500 किलो है और एक्सेलरेशन है 2, तो ये हो जाएगा 3000 न्यूटन। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट को देखो ध्यान से, बोलता है कि 5 से 10 सेकेंड में, 5 से 10 सेकेंड में बेटा ये स्पीड इसकी कांस्टेंट है। तो लिख देता हूं यहां पे कि फॉर 5 to 10 सेकेंड स्पीड इज कांस्टेंट। कैसे पता चला मुझे स्पीड इज कांस्टेंट, बताओ। देख रहे हो यहां पे ये जो लाइन बन रहा है ना, ये लाइन एक सीधी इस तरीके से लाइन बन रही है, कोई स्लोप ही नहीं है इसका, कोई इंक्लिनेशन ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसका स्लोप तो 0 है, तो स्पीड भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब सोचो स्पीड कांस्टेंट होना मतलब एक्सेलरेशन 0, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो आप क्या बोल सकते हो कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और ये भी 0 हो जाएगा। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में देखो क्या बोला हुआ है कि 10 से 15 सेकेंड वाला बात बतानी है। अब देखो 10 to 15 सेकेंड में यहां पे क्या हो रहा है, ये देखो यहां पे देखो ध्यान से, ठीक है, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल का आप स्लोप फिर से निकाल सकते हो। तो स्लोप कैसे मिलेगा, आओ देखते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। अब स्लोप यहां पे कितना आ जाएगा, देखो परपेंडिकुलर तो अगेन 10 है और बेस कितना है 5 है, 10 से 15 तक में बेस कितना हो गया 5 आ गया, तो ये भी हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन अगर मिल चुकी है आपको तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है तो 1500 किलो और एक्सेलरेशन कितना है 2, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, दिस इज 3000 न्यूटन। ठीक है, तो इस बार क्या हो रहा है कि इस बार भी कार पे कितना फोर्स लग रहा है 3000, और ये पहला वाला भी 3000, लेकिन पहले वाले में ना इंजन फोर्स लगा रहा है और इस बार ब्रेक फोर्स लगा रहा है, तभी ना इसकी स्पीड कम होते होते 0 हो गई है। ठीक है, तो ये सब बातें यहां पे समझना बहुत जरूरी है कि कौन फोर्स लगा रहा है। हालांकि हमसे केवल फोर्स पूछा था, लेकिन अगर हमसे पूछ लिया होता कि कौन लगा रहा है दोनों सिचुएशन में फोर्स, तो हम बता सकते थे एक बार इंजन फोर्स लगा रही है, एक बार ब्रेक फोर्स लगा रहा है। तो यहां पे ना हमने तीनों एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन कर लिया। अब देखो यहाँ पे पॉज एंड पॉन्डर से क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। बोलता है कि अ टॉय कार ऑफ मास 100 ग्राम इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ कार, टॉय कार, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द टॉय कार। तो देखो एक बात समझो कि कांस्टेंट वेलोसिटी दी हुई है ना,
तो कांस्टेंट वेलोसिटी जब भी दिया रहता है तो यहां पे वेलोसिटी यहां पे दी हुई है कांस्टेंट, और कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन होता है जीरो। अब एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स का वैल्यू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास भले यहां पे 100 ग्राम है, जिसको तुम केजी में कन्वर्ट करोगे तो बाई 1000 कर लेना, लेकिन एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो कुछ भी कर लो यहां पे आंसर तो क्या आएगा, 0 न्यूटन। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे समझ में आ गई, आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि टू चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट मासेज। देखो यहां पे मान लो एक बच्चा है जिसका मास है 10 किलो, सपोज करने के लिए बोल रहा हूं, ये कैलकुलेशन में मैं नहीं लूंगा, ये है 5 किलो। बोलता है कि दोनों को ना इनिशियल एक्सेलरेशन सेम देनी है, आइडेंटिकल एक्सेलरेशन देनी है, मतलब इसको भी ए देनी है और इसको भी क्या देना है, ए ही देना है। तो बोलता है किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा। देखो इसमें जो फोर्स लगेगा ना वो होगा 10 इंटू ए, और यहां पे जो फोर्स लगेगा वो होगा 5 इंटू ए। मतलब जो भारी था मास, ठीक है, डिफरेंट मासेज हम बोलेंगे कि द लार्जर मास रिक्वायर larger force to achieve देखो मैंने क्या लिखा है कि द लार्जर मास रिक्वायर लार्जर फोर्स टू अचीव सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जो भारी बच्चा था ना उसको अगर सेम एक्सेलरेशन देनी है हल्का वाले बच्चे के साथ, तो मैं बोल रहा हूं कि जो भारी बच्चा है उसको और हल्के बच्चे दोनों को अगर सेम एक्सेलरेशन देनी है ना, तो जो लार्जर मास था जिस बच्चे का, उसको ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, तब जाके दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। ठीक है, तो ये इसका रहा एक्सप्लेनेशन, मैंने एग्जांपल में वैल्यू लेके आपको बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 डन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि हाउ द ग्लास, बोलता है कि देखो ग्लास जो आइटम्स होते हैं उसको जब पैक करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उसको बबल रैप में क्यों किया जाता है, टू प्रोटेक्ट द डैमेज, क्यों करते हैं ऐसा। तो देखो यहां पे क्या बोलेंगे ना कि लिख के बताता हूं। देखो बोला हुआ है कि देखो इसका आंसर क्या लिखना है आपको कि जो बबल रैप होता है ना वो क्या करते हैं, वो चेंज इन मोमेंटम को ना रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। आप सोचो कि चेंज इन मोमेंटम अगर कम हो जाएगा तो जो उस पर फोर्स लगना था वो भी कम हो जाएगा, और अगर उस पर फोर्स कम लग रहा है तो चांसेस हैं कि वो नहीं टूटेगा, वो डैमेज नहीं होगा। तो ये था बबल रैप का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहां तक हो गए। सो एग्जांपल्स करने के बाद, पॉज एंड पॉन्डर क्वेश्चन करने के बाद अब हम लोग चलते हैं आगे कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, जो कि आखिरी लॉ है। ये हम लोग को बोलता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के लिए एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लो दीवार पे एक मुक्का मारूं, तो अगर मैंने इंपैक्ट किया, मैंने एक्शन किया दीवार पे, तो दीवार भी मेरे हाथ पे रिएक्शन देगा। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडीज पे होते हैं। इस बात का ध्यान रखना, मैं इसको आगे एक बार और एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले समझते हैं कि एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं जो कि अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं। तो यही है न्यूटन का थर्ड लॉ। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब जैसे देखो अगर हम वॉक करते हैं तो क्या होता है कि हम जमीन को ना पीछे धक्का देते हैं और जमीन हमको आगे धक्का दे देता है। स्विमिंग में भी यहां पे क्या होता है, देखो कि हम पानी को पीछे धक्का देते हैं और पानी हमको आगे धक्का दे देता है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। रॉकेट लॉन्चर वाला जो सीन है उसमें भी देखो क्या होता है कि रॉकेट जब लॉन्च होती है ना, तो जो गैस है इतना जोर से पीछे धक्का देता है ना कि बदले में जमीन हमको क्या करती है, जमीन रॉकेट को आगे की तरफ धक्का देती है और रॉकेट ऊपर चला जाता है। समझ में आ रहा है क्या हुआ, रॉकेट ने गैस के थ्रू जमीन को धक्का दिया और जमीन ने भी गैस के थ्रू रॉकेट को ऊपर लॉन्च कर दिया, मतलब ऊपर धक्का दिया। अब चूंकि जमीन बहुत भारी है तो वो पीछे नहीं गया, लेकिन रॉकेट हल्का है एज कंपेयर टू अर्थ, तो ये ऊपर चला गया। यही सब है न्यूटन के थर्ड लॉ के कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराता हूं। क्वेश्चन करने के पहले ना एक बात समझना कि अगर एक्शन और रिएक्शन जो है वो दोनों अपोजिट और इक्वल होते हैं तो क्या ये बैलेंस फोर्स कहलाएगा क्या। तो आंसर है नहीं। बैलेंस फोर्स में क्या होता है ना, एक ही बॉडी पे सारे फोर्स लग रहे होते हैं। समझ में आ रही है, एक ही बॉडी पे सारे फोर्स लग रहे होते हैं और नेट फोर्स क्या होता है यहाँ पे, जीरो। तो इसको हम क्या बोलते थे, बैलेंस फोर्स। लेकिन एक्शन रिएक्शन पेयर में ना, यहां पे पहले पूरा लिख देता हूं कि फोर्स, एक्शन रिएक्शन पेयर में एक बॉडी, एक इंसान
अगर इस पे धक्का लगा रहा है इस बॉडी को 5 न्यूटन से, तो इस बॉडी ने इस इंसान पे धक्का लगाया है 5 न्यूटन से, तो ये बैलेंस फोर्स नहीं हुआ, क्योंकि एक ही बॉडी पे 5 नहीं लग रहे हैं। 5 न्यूटन फोर्स इस बॉडी पे लगा है और 5 न्यूटन फोर्स हम पे लगा है, मतलब अगर एक इंसान ने धक्का दिया तो उस पे लगा है, तो दोनों अलग अलग बॉडीज हैं, इसलिए हम लोग कभी भी ये नहीं बोल सकते कि ये बैलेंस फोर्सेज हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? देखो पॉज एंड पॉन्डर का क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को क्या बोला हुआ है कि व्हाई डज अ फायर पर्सन समटाइम्स स्ट्रगल व्हेन होल्डिंग द पाइप इशूइंग वाटर। अब तुमने देखा होगा कि जो फायर पर्सन होता है, जो ऐसे करके गन नहीं यार वो जो एक मशीन सा होता है जिससे कि शूट कर रहा होता है पानी, उसको होल्ड करना बड़ी मुश्किल होता है, तुम्हें पता है? इसको होल्ड करने का एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, जिसको आर्म्स के अंदर नीचे दबा के रखा होता है, तो ये इतना मुश्किल होता है। जानते हो रीजन क्या है? रीजन यही है कि अगर इस पाइप से, सोचो कि इस पाइप से, ठीक है, यहां पे पाइप का मुंह है, इससे बहुत पानी तेजी से निकल रहा है। अगर ये बहुत तेजी से पानी निकल रहा है तो बहुत फोर्स बाहर लग रहा होगा, इस तरफ बहुत फोर्स लग रहा होगा, तो सोचो उतना ही लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स तो पीछे भी लगेगा, क्योंकि देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पीछे मतलब किसको? इंसान को, जो इंसान इसको होल्ड करके रखा है ना, उस पर फोर्स लग रहा होगा। और अगर तुमने इसको प्रॉपरली ट्रेनिंग की तरीके से नहीं इसको होल्ड किया ना, तो इंसान जो है ना वो पीछे की तरफ फेंका जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे क्या बोलेंगे, इसका रीजन क्या बताओगे? हम बोलेंगे कि रीजन में तो हमने यहां पे लिखा है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंस वाटर इज कमिंग आउट विद वेरी हाई स्पीड इट एक्सर्ट अपोजिट फोर्स ऑन द पर्सन। वही अपोजिट फोर्स मतलब रिएक्शन वाला फोर्स आपके इस इंसान पे लगेगा और उसको होल्ड करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट का, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहां पे लिखता हूं। 10 में क्या बोला हुआ है कि सपोज अ स्पेस क्राफ्ट इज मूविंग इन अ रीजन of space where the gravitational force acting upon it is negligible। सोचो कि एक स्पेस क्राफ्ट है जो कि कहां चला गया, जो चला गया ग्रेविटी से, ग्रेविटी के बियॉन्ड, ठीक है, मतलब यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत कम लग रहा है। अब अगर इसको अपनी स्पीड बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? अगर अपनी स्पीड बढ़ानी है तो इसको क्या करना पड़ेगा? पीछे की तरफ बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे पीछे की तरफ फोर्स लगाओगे एयर पे, तो ये एयर क्या करेगा? इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा और ऐसा करने से क्या होगा? उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको भी आंसर यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आपका यहां पे हो गया, जो कि आप कॉपी में लिखोगे इस चीज को। तो पॉज एंड पॉन्डर के क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन लेने के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 6.7 जो कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये क्या बोला हुआ है ना कि जितना जोर से अर्थ फ्रूट को अपनी तरफ खींच रहा है ना, फ्रूट भी तो अर्थ को उतना ही जोर से अपनी तरफ खींच रहा होगा। समझ रहे हो ना कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर यहां पे फल है, फल को यहां पे बना लेता हूं, तो फल को अगर अर्थ नीचे की तरफ खींच रहा है तो अर्थ को भी तो ये फल ऊपर की तरफ खींच रहा होगा। तो फिर फल क्यों नहीं आ जाता, अर्थ क्यों नहीं आ जाता फल की तरफ, फल ही क्यों जाता है अर्थ की तरफ? तो इसका रीजन जानते हो क्या है? बड़ा सिंपल है, क्योंकि अर्थ भारी है, अर्थ नहीं आ सकता ऊपर, लेकिन फ्रूट क्या है? हल्का है, तो जो हल्का चीज है वही चला जाएगा भारी की तरफ, लेकिन दोनों के बीच में फोर्स सही बात है कि सेम लगेंगे। तो मैं यहां पे रीजन लिख देता हूं इसका आंसर, बिकॉज अर्थ इज, तो यहां पे लिख लिया कि अर्थ जो है वो हेवी है, इसलिए वो फल की तरफ नहीं आ सकता, फल ही जाएगा अर्थ की तरफ। ठीक है, तो ये रीजन है इसका। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है ना कि व्हेन अ 0.1 kg बुलेट, बुलेट का मास कितना है? 0.1 kg, 0.1 kg लिख दिया यहां पे, इज फायर्ड फ्रॉम अ 5 kg गन। ये गन बना लेते हैं, गन जो है ना वो 5 किलो का है, सपोज ये रहा गन, इसका मास कितना है? 5 kg। ठीक है, तो क्या बोलता है कि when a 0.1 kg bullet is fired from a 5 kg gun with a force 2 न्यूटन। इस पे फोर्स कितना लगा है? 2 न्यूटन का। ठीक है, दोनों पे 2 न्यूटन का फोर्स लगा होगा। मान लो इस पे भी 2 न्यूटन लगा होगा तो इस पे भी 2 न्यूटन लगा होगा। समझ में आ रहा है ना? रीजन क्या है? रीजन है कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होते हैं। तो अगर गन ने इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया बुलेट पे, तो बुलेट भी इस पे 2 न्यूटन का लगाया होगा पीछे की तरफ, इसलिए तो रिक्वाइल बोला है। तो बोलता है कि व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशंस ऑफ द बुलेट एंड गन। तो चलो मैं पहले गन की बात कर लेता हूं। तो गन पे भी फोर्स कितना लगा है? यहां पे लिख देता हूं गन के लिए, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स है 2 न्यूटन, मास है यहां पे 5 किलो,
और एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं पता, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2/5 जो कि होता है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट अगर बुलेट की बात करूं मैं, तो बुलेट पे क्या हो रहा होगा, देखो तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे भी 2 न्यूटन लगा है बट मास इज 0.1, तो बताओ यहां पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 2/0.1। अगर डेसिमल हटा दूं तो यहां पे 0 आ जाता है, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत हाई एक्सेलरेशन आएगा किस पे, बुलेट पे, और गन पे बहुत छोटा है जो कि है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये रहा अपना एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चंस, मतलब दोनों क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी कंप्लीट करते हैं। इसी के साथ अपना ये डिटेल्ड वन शॉट यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर्स अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो पूरा वन शॉट है ना, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी के बेसिस पे बनाया गया है कि नया वाला जो एनसीईआरटी जो कि आप पढ़ रहे हो इसको, इसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लेवल थोड़ा सा अच्छा है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मिलते हैं हम लोग अगले वन शॉट में जो कि होगा एक्सरसाइज पे बेस्ड। पूरा का पूरा एक्सरसाइज वहां पे ठीक से अच्छे से मैं वहां पे सॉल्व करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस खूबसूरत सी जर्नी में। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।